Good morning students, welcome to online classes of Sierra International School. So today we will start our next exercise, that is exercise 3.5. टॉपिक चल रहा था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास दो इक्वेशंस है उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं. उसके लिए हमारे पास दो मेथड थे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. ठीक, अभी तक हमारे पास एक और मेथड था, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, ये मेथड जो है अभी सीबीएसई ने आपके सिलेबस में इस साल के लिए एलिमिनेट कर दिया है. इस मेथड को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है. ठीक, तो हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड रह गए, दैट इज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. जो आपकी एक्सरसाइज है 3.5, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको सॉल्व करने को दे रखा है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, तो वो क्वेश्चंस आप नहीं करोगे. ठीक है, इसके अलावा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप स्किप कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कहते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. कहते हैं आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है. ठीक, इनमें से ए और बी की किस वैल्यू के लिए इन दोनों हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, तो अब देखो ये आपने वर्ड पढ़ा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ये पढ़ते के साथ ही इतना क्लियर हो गया कि हमने रेशियोज कंपैरिजन पढ़ा था, जहाँ पे हम बताते हैं कि रेशियोज कंपेयर करके हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं. ठीक, तो इनके पास कैसे सॉल्यूशन है, एज दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है. ठीक, तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन थी कि अगर हमारे पास टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है. तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है. ठीक, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इनके पास कितने सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. क्लियर. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है, a1 क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो कितना हो गया 2. ठीक, a2 भी क्या है x का कोफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना हो गया a माइनस b. यहाँ तक क्लियर. इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. b1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 3. b2 क्या है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास a प्लस b. यहाँ तक क्लियर. इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. अब देखिए c1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 7 इधर है, तो पहले इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई -7. क्लियर. ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2. क्लियर. तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी है, देखिए कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है जहाँ पे x और y नहीं है, तो यही है हमारे पास कंप्लीट कांस्टेंट टर्म. तो c2 कितना आ गया माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2. क्लियर. अब देखिए अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया. ठीक है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कोई भी दो रेशियोज ले लीजिए, उनको कंपेयर करिए और वहाँ से आप इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और a और b की वैल्यू सॉल्व करेंगे. ठीक, तो देखिए माइनस से माइनस साइन कैंसिल. ठीक, क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड पेयर अगर हमने लिया तो कितना गिवन है 2 डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई a प्लस बी. क्लियर. अब क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी. क्लियर. अब ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b. यहाँ तक क्लियर. अब ये प्लस 3a है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 3a, ये हो गया 2a माइनस 3a प्लस 2b, ये माइनस का 3b इधर आके प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0. अब देखो 2a माइनस 3a कितना हो गया माइनस a,
2b plus 3b 5b is equals to 0. This implies a is equals to 5. ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब a और b दो वेरिएबल है तो यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए। तो पहली इक्वेशन आ गई a इज इक्वल्स टू 5b। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बाकी दो रेशोज ले लीजिए। तो मैंने ले लिया सेकंड और थर्ड। ठीक, कंपेयर करें तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। यही है, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3a 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7। यही है, प्लस 7a इधर आएगा तो माइनस 7a 9a माइनस 7a इज 2a। ठीक, प्लस 7b इधर आके माइनस 7b 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड। ठीक, अब हमें इनको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन से पहले ही a की वैल्यू कितनी आ गई 5b, तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकंड में पुट कर दें तो ये कितना हो गया 2a, a की जगह पे कितना हो गया 5b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया हमारे पास 10b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 10b माइनस 4b 6b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। क्लियर, b आ गया 1। तो फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल्स टू 5b, b की वैल्यू 1 है तो a इज इक्वल्स टू 5। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर। देखो क्या था, कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। कहता है a और b की किस वैल्यू के लिए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो हमने पढ़ा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इतना पढ़ने के साथ ही हमारे पास माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास रेशोज का एक रिलेशन है। ठीक, क्या कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी, मतलब सही। अब इनको सॉल्व करने के लिए कोई भी दो रेशोज लेके आप अपनी इक्वेशंस फॉर्म करो। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड रेशो लिया, कंपेयर करा, इक्वेशन आ गई यहाँ से। फिर सेकंड और थर्ड रेशो लिया, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा, सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस, दो इक्वेशन आ गई, वैल्यू पुट करिए, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज b इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू 5। Now the next question is for which value of k the following equations have no solution। ठीक, अब कहता है k की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस के पास कैसा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। ठीक, नो सोल्यूशन मतलब किसकी बात कर रहा है ये, नेचर ऑफ सोल्यूशन की। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन के लिए फिर से हमारे पास क्या है, रेशोज कंपैरिजन। तो एज दे हैव नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यही रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यूज पुट करो। a1 मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन कितना है 3। a2 मतलब क्या है, x कोफिशिएंट इन इक्वेशन सेकंड दैट इज 2k माइनस 1। क्लियर, इज इक्वल्स टू b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 1। b2 मतलब क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज k माइनस 1। ठीक, नॉट इक्वल्स टू c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, इसको पहले जनरल टर्म में लिखें तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो c1 की वैल्यू कितनी हो गई -1। ठीक, ऐसे ही इसको अगर जनरल इक्वेशन में लिखोगे तो 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y। ये प्लस का 2k प्लस 1 है, इधर आके माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और जब भी माइनस साइन लगाओ ऑलवेज यूज ब्रैकेट। ठीक है, तो c2 क्या हो गया, माइनस ऑफ 2k प्लस 1। क्लियर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। ठीक, अब देखो सिर्फ हमें k की वैल्यू निकालनी है, मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल सिर्फ एक है, तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट और सेकंड रेशो कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो वी गेट 2k माइनस 1 1/k माइनस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हो गया 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1। क्लियर, अब ये हो गया 3 इंटू के इज 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। क्लियर, अब ये प्लस 2k इधर आके माइनस, तो ये हो गया 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू ये माइनस 3 इधर आके कितना हो गया, ये प्लस 3, तो k इज इक्वल्स टू दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, देखिए इसके बाद करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। कहता है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। मंथली हॉस्टल चार्ज है जिसमें से कुछ चार्ज क्या आपके पास फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। एक तो दो तरह के चार्ज लग रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक चार्ज तो फिक्स है जो आपका हॉस्टल का रेंट है, दूसरा जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितने दिन वहाँ पे अपना फूड कंटेन करते हैं। ठीक, तो अब क्या रहा है इसमें, when a student A takes food for 20 days she has to pay ₹1000। अगर एक स्टूडेंट है A, उसने फूड लिया है कितने दिन के लिए, 20 डेज के लिए, तो उसको कितने रुपीस पे करने पड़े, 1000। ठीक, एज हॉस्टल चार्ज। वेयर एज ए स्टूडेंट B, और एक स्टूडेंट B है who takes food for 26 days, जिसने फूड लिया है कितने दिनों के लिए, 26 डेज के लिए, उसने कितने रुपीस पे करे हैं, 1180 एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखो क्या है हमारे पास, एक हॉस्टल चार्ज जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले भी स्टेप के दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हॉस्टल चार्ज किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो आपके पास फिक्स अमाउंट होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी जो अमाउंट है वो डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डेज यू टेक फूड, कि आपने कितने दिनों के लिए खाना लिया, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कोई हॉस्टल में जिसने 2 डेज के लिए फूड कंटेन करा है, ठीक, तो वो कितना रुपीस पे करेगा। मान लिया हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है x, ठीक, और फूड का चार्ज क्या है कि 1 डे का फूड का चार्ज है y रुपीस। मतलब एक दिन में अगर आप खाना खाते हो तो आपको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, y रुपीस, ठीक। और अगर कोई हॉस्टल में 2 दिन के लिए वहाँ पे स्टे कर रहा है तो उसको जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो तो देना ही पड़ेगा, x रुपीस तो पे करेगा, प्लस साथ में 2 दिन वहाँ पे रुका है, 2 दिन उसने वहाँ पे खाना लिया है, तो एक दिन का फूड का चार्ज कितना है, y रुपीस। 2 डेज का कितना हो गया, 2 इंटू वाई दैट इज x प्लस 2y। क्लियर हुआ। जो हॉस्टल का टोटल चार्ज है उसके अंदर दो तरह के चार्ज इंक्लूड है, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है कि आप नंबर ऑफ डेज फूड कितना लेते हो, ठीक है। मतलब आपने एक दिन खाना खाया या फिर 2 दिन के लिए फूड लिया या फिर 3 डेज के लिए फूड लिया, ठीक। अब सपोज करो कोई हॉस्टल में स्टे कर रहा है 5 डेज के लिए, ठीक, तो वो 5 डेज के लिए फूड कंटेन करेगा, ठीक है। तो 5 डेज के लिए अगर उसने फूड कंटेन करा है तो उसको टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, x रुपीस तो उसको देने ही पड़ेंगे जो फिक्स है, ठीक। साथ में 5 डेज का जो उसका फूड का जो चार्ज हुआ है, अब फूड का एक दिन का कितना चार्ज है, y रुपीस, तो 5 डेज का कितना हो गया, 5 इंटू वाई दैट इज x प्लस 5y। क्लियर हुआ। देखो फिर से पढ़ो, कहता है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। मंथली हॉस्टल चार्ज का एक पार्ट तो फिक्स है कि वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आगे है रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। दूसरा जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन के लिए वहाँ पे फूड ऑर्डर करा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया x रुपीस, ठीक है। फिक्स चार्ज कितना हो गया, x रुपीस। उसके बाद एक और चार्ज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फूड पे, तो हम क्या मान लेते हैं, चार्ज फॉर 1 डे फॉर फूड, कि फूड का 1 डे का चार्ज कितना मान लिया हमने, 5 रुपीस। क्लियर। फिक्स चार्ज तो कितना हो गया, x रुपीस, और फूड का एक दिन का चार्ज कितना है, 5 रुपीस, ठीक। अब व्हेन ए स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जो एक स्टूडेंट A है वो कितना दिन स्टे करा है उसने, 20 डेज, तो चार्ज पेड बाय
पेड बाय स्टूडेंट ए यहाँ पे कोई एक नाम है, जो स्टूडेंट है जो कितने दिन उसने वहाँ पे फूड लिया है 20 डेज के लिए, ठीक है। तो x रुपीज़ तो उसको पे करना ही पड़ेगा जो फिक्स है, प्लस में 20 डेज तक उसने फूड लिया है, एक दिन फूड का खर्चा कितना है y रुपीज़, तो 20 डेज का कितना हो गया 20 इंटू वाई, एक्स प्लस 20 वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये जो टोटल चार्ज है ये कितना गिवन है हमारे पास 1000, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तक उसके बाद है चार्ज पेड बाय स्टूडेंट बी, एक और स्टूडेंट है वेयर एज ए स्टूडेंट बी, एक और स्टूडेंट है बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जिसने फूड लिया है कितने दिनों के लिए 26 डेज के लिए, ठीक। अब 26 डेज के लिए उसने फूड लिया है, तो टोटल हॉस्टल चार्ज कितना हो गया x रुपीज़ तो फिक्स है, ठीक, प्लस में एक दिन का फूड का चार्ज कितना है y रुपीज़, तो 26 डेज का कितना हो गया 26 इंटू वाई, तो टोटल चार्ज कितना हो गया x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे आपके पास दो इक्वेशंस, अब क्या करोगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं आएगा कि सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब इजी हमें ये दिख रहा है दोनों में x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन कितनी है x प्लस 26y, LHS में से LHS माइनस RHS में से RHS माइनस, क्लियर। ये हो गया x प्लस 26y माइनस x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 180, x से x कैंसिल, 26y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 6y इज इक्वल्स टू 180, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 30, क्लियर। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। अब यहाँ वैल्यू पुट करके पुट इन फर्स्ट x प्लस 20 इंटू वाई था, y की वैल्यू कितनी आ गई 30 इज इक्वल्स टू 1000, ये हो गया x प्लस कितना हो गया हमारे पास 600 प्लस 600 इस साइड आएगा तो माइनस 1000 माइनस 600, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 400, क्लियर। अब x क्या था हमारे पास फिक्स चार्ज कितना आ गया 400 रुपीज़, y क्या था चार्ज ऑफ फूड पर डे, कि एक दिन का फूड का चार्ज कितना है हमारे पास y रुपीज़, दैट इज 30, दिस इम्प्लाइज फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू 400 रुपीज़। फिक्स चार्ज कितना हो गया 400 रुपीज़। सेकेंडली चार्ज ऑफ फूड का चार्ज पर डे, एक दिन का फूड का चार्ज हमने क्या सपोज किया था y रुपीज़, तो कितना आ गया हमारे पास 30 रुपीज़, क्लियर। क्वेश्चंस को मेन यही है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप इसको सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन कोई भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर, क्लियर। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका थर्ड है, ये वाला कि कोई भी चार्ज है जिसके अंदर दो तरह के चार्ज इंक्लूड हो रहे हैं, हमेशा एक फिक्स चार्ज होता है, दूसरा डिपेंड करता है। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, सेकेंड लाइब्रेरी वाला हमने रीड किया था क्वेश्चन, और आज हमने ये वाला पढ़ा है जिसमें हॉस्टल चार्जेस है, क्लियर। इसमें भी टोटल चार्ज जो है वो दो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फिक्स चार्ज, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ डेज आपने फूड लिया है उस पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator, find the number। अब देखिए क्लियर हो गया, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे ए फ्रैक्शन की बात है, तो अपना सबसे पहला काम क्या करें, फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, जहाँ पे y की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगी, ठीक है। फ्रैक्शन हमने क्या सपोज कर लिया x अपॉन y, ठीक। अब अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल कहता है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 1/3, ठीक। कब, when 1 is subtracted from numerator, जब हम न्यूमरेटर में से क्या करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट। न्यूमरेटर कितना है अभी x है, इसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया, ठीक। और डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, डिनोमिनेटर एज इट इज। फर्स्ट इक्वेशन यही कह रहा है कि एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3
व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। आगे है एंड इट बिकम्स 1/4, और ये कितना हो जाता है हमारे पास 1/4। ठीक, कब? व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड कर देते हैं 8। सेकेंड इक्वेशन में न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब न्यूमरेटर एज इट इज है x, और डिनोमिनेटर में कितना ऐड हो गया 8, तो कितना हो गया ये y प्लस 8। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब क्या रहेगा, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 × x - 1 = y। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टर्म है तो ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए, 3 × x - 1 = y। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 3x - 3 = y, ये प्लस y है, इधर आके माइनस y, -3 = 0। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ऐसे ही इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × x 4x = y प्लस 8। क्लियर? अब देखिए इसको जनरल फॉर्म में लेके आए तो 4x माइनस प्लस का y है, इधर आके -y प्लस 8, इधर आके -8 = 0। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड आ गई। अब हमने क्या देखा, देखो सॉल्व कर सकते हो कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो आपको इजी लगता है। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, y = 3x - 3, ये आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली। ठीक, ये वैल्यू काम कर दिया हमने सेकंड, तो कितना हो गया ये 4x माइनस y की वैल्यू कितनी है 3x - 3 -8 = 0। जब भी माइनस साइन आ जाए ब्रैकेट लगाया, ये हो गया 4x - 3x + 3 -8 = 0। 4x - 3x इज 8, 3 - 8 कितना हो गया -5 = 0। दिस इम्प्लाइज x = 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू के लिए पुट इन थर्ड, तो y = 3x - 3, कितना हो गया ये 5 - 3, दैट विल बी 15 - 3 is 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y कितना आ गया 12। दिस इम्प्लाइज फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन की फॉर्म क्या थी x/y, x कितना आ गया 5, y कितना आ गया 12। दिस इज द आंसर, दैट इज 5/12। मेन है अपनी क्वेश्चन को पढ़ो, इक्वेशंस फॉर्म करो, इक्वेशन को फिर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, पहले उसको रीड करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आपने नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स दिए हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे आंसर सही है उसके लिए हमें पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स ये हम गेन करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई हम आंसर गलत दे आते हैं तो उसमें क्या होता है, मार्क्स माइनस भी होते हैं। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें लिखा होता है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 नंबर, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 0.5 मार्क्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी पे बेस्ड है। ठीक, तो अब देखिए कहता है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश ने कितने स्कोर करे हैं मार्क्स 40, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कि अगर उसका फर्स्ट केस की अगर ये बात कर रहा है तो यश ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं 40। ठीक, कब कि अगर हर एक राइट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स, राइट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3। ठीक, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और अगर कोई आंसर रॉन्ग है उसके लिए वो 1 मार्क्स लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। कहता है अगर, अब ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में कह रहा है कि अगर हमारे पास 4 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं किसके लिए, ईच करेक्ट आंसर के लिए, मीन्स अगर आपका कोई आंसर सही है उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, मीन्स आप गेन करते हो, और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं मतलब कम होते हैं। ठीक, यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यश के कितने नंबर आते हैं यहाँ पे हमारे पास 50। क्लियर, तो कहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे। देखो अब इसमें ये हम मान के चलते हैं कि यश ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ठीक है,
उसमें से कुछ क्वेश्चन सही होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत हैं जो वो करके आया है, ठीक। मीन्स कुछ क्वेश्चन के आंसर सही है और कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स, कि जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से उसके करेक्ट आंसर कितने हैं, एक्स है, ठीक। और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हमने कितने सपोज कर लिए, वाई। यहाँ तक क्लियर है? करेक्ट आंसर कितने सपोज कर लिए, एक्स, और रॉन्ग आंसर्स कितने सपोज कर लिए हमने, वाई। कि टोटल क्वेश्चंस में से उसके एक्स क्वेश्चन के आंसर सही है और वाई क्वेश्चंस के आंसर उसके गलत है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो देखो, इसने क्या कहा था कि हर एक राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो राइट आंसर कितने हैं उसके, एक्स, तो उसको एक्स, अगर एक्स जो है करेक्ट आंसर है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो टोटल जो करेक्ट आंसर है उसके लिए कितने मिलेंगे उसको, 3 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ तक आगे है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक रॉन्ग आंसर के लिए वो कितने मार्क्स लूज कर रहा है, 1, और रॉन्ग आंसर है कितने, वाई, तो कितने मार्क्स लूज कर दिए इसने, वाई। लूज मतलब क्या हो गया, माइनस, तब जाके इसके स्कोर कितने बने, 40, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, क्लियर। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या कह रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4। करेक्ट आंसर्स है कितने, x, तो टोटल मार्क्स कितने मिल गए उसको, 4 इंटू एक्स। यहाँ तक सही। आगे है, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके दो नंबर कम हो रहे हैं। इनकरेक्ट आंसर है कितने, y, टोटल नंबर कितने कम हो जाएंगे, -2 इंटू वाई। तब जाके उसने कितना स्कोर किया है हमारे पास, 50। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें, बिकॉज वह सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यही है कि यश ने फर्स्ट केस में कितने मार्क्स स्कोर करे, 40, ठीक। कब, जब हर एक राइट आंसर के लिए उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3। तो एक करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर, करेक्ट आंसर है कितने, x, तो टोटल नंबर कितने वो गेन करेगा, 3 इंटू एक्स। यहाँ तक सही। ऐसे ही हर एक रॉन्ग आंसर के लिए वो कितने मार्क्स कम कर रहा है अपने, 1, और रॉन्ग आंसर कितने में आया वो, y, तो कितने हो गए, -1 इंटू वाई। जैसे आप सपोज करो एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 5 मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक। सपोज करो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके कितने मार्क्स कम हो गए, 2 इंटू 5, बस वही सेम केस है, ठीक। आगे कह रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर है कितने, x, टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, एक के लिए 4 मार्क्स, तो और x के लिए कितने हो जाएंगे, 4 इंटू एक्स। यहाँ तक सही। आगे है, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर उसके कम हो रहे हैं, ठीक। अब इनकरेक्ट आंसर है कितने, y, टोटल मार्क्स कितने कम हो गए, 2 इंटू वाई, इट इज 4x माइनस 2y। तब जाके इसने कितना स्कोर करा, 50। यहाँ तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इक्वेशंस फॉर्म हो गई, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गई फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सिंपल दिख रहा है, y की वैल्यू फाइंड कर ले फ्रॉम फर्स्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, ठीक। y की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, तो ये माइनस वाई इधर चला जाएगा, 40 इधर, ये हो गया 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड। फर्स्ट की हेल्प ली है तो इसको वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो कितना हो गया ये, 4x माइनस 2y, y की जगह पे 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 50, क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 6x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 50। ये आ गया हमारे पास माइनस 2x इज इक्वल्स टू प्लस 80, इधर आके माइनस 50 माइनस 80 माइनस 30 माइनस माइनस कैंसिल, x विल बी 15। x कितने आ गए हमारे पास, 15। तो फ्रॉम थर्ड y इज इक्वल टू 3x माइनस 40, ये हो गया 3 इंटू 15 माइनस 40, कितना हो गया 45। 45 माइनस 40 विल बी 5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5, क्लियर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और y कितना आ गया, 5। x क्या था, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स विल बी 15 और नंबर ऑफ
रॉन्ग आंसर्स कितने हो गए हमारे पास 5, कि उसके कितने आंसर सही है 15 आंसर सही है और 5 क्वेश्चन क्या है उसके गलत है। अब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनमें से 15 उसके सही है और 5 गलत है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, जो सही है प्लस में जो गलत है 15 + 5 दैट विल बी 20। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कहता है दो प्लेसेस है A और B, वो हाईवे पे 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया, मेन इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन सिंपल है। देखिए प्लेसेस है A और B, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज 100 किलोमीटर, ठीक। अब कहता है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है A पॉइंट से, और अनदर फ्रॉम B, और एक कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है B से, ठीक, एट द सेम टाइम, क्लियर। अब कह रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अगर हमारे पास फर्स्ट केस है कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और डिफरेंट स्पीड के साथ, तो हम मान लेते हैं कि जो कार A से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है x, और जो B से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हमने सपोज कर ली y, ठीक है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने सपोज कर लिया दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो ये कितने टाइम बाद मिल रही है 5 आवर्स, ठीक। सपोज करो, अब देखिए 5 आवर्स बाद ये हमने सपोज कर लिया ये C पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। आफ्टर 5 आवर्स जो कार A पे थी वो कहाँ पे आ चुकी है C पॉइंट पे, और जो कार B पे थी वो कहाँ पे आ चुकी है C पॉइंट पे, क्लियर। अब देखो ये कब हुआ, आफ्टर 5 आवर्स, क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक और केस क्या गिवन है, वही प्लेसेस A और B 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब दोनों कार क्या है टुवर्ड्स ईच अदर, मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक इधर तो दूसरी साइड इधर चल रही है, ठीक। तो दे मीट इन 1 आवर, ये कितने टाइम बाद मिलती है आफ्टर 1 आवर। तो सपोज करो आफ्टर 1 आवर ये कहाँ पहुँच गई है एट पॉइंट D, ये कब हुआ है हमारे पास आफ्टर 1 आवर, ठीक। तो कहता है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार, ठीक। क्या पूछा है आपसे, स्पीड ऑफ 2 कार्स पूछा है। अब इतना क्लियर हो गया कि दो कार है, एक A से स्टार्ट हो रही है और एक B से, इनकी हमसे स्पीड पूछी हुई है। सबसे पहला काम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A, जो A से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हमने कितनी सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम B, जो B से स्टार्ट हो रही है उसकी कितनी हो गई y किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर, ठीक है। अब हमें देखो एक क्वेश्चन फॉर्म करनी है, एक क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं, देखो पहले फर्स्ट केस पे आते हैं। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो आफ्टर 5 आवर्स ये कहाँ मिल रही है C पॉइंट पे, ठीक। तो ये बताओ 5 आवर्स के अंदर A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, A से लेके C तक, ठीक। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो A से जो कार स्टार्ट हुई है उसने C तक आने में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, स्पीड कितनी थी उसकी x, टाइम कितना मिला उसको 5 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने 5 × x दैट इज 5x, क्लियर। ऐसे ही B ने C पॉइंट तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, स्पीड इनटू टाइम, B से जो स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड कितनी है y, टाइम कितना मिला है उसको 5 आवर्स, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया 5y। ये समझ में आया कैसे है, ठीक है। ऐसे ही देखो अब कहता है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक, तो ये मिलते हैं आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर ये कहाँ मिल रहे हैं एट पॉइंट D, ठीक। तो अब देखो जो कार A से स्टार्ट हो रही थी उसकी स्पीड कितनी है x, और जो B से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है y, टाइम कितना मिला है इनको 1 आवर। तो A वाली कार जो स्टार्ट हो रही है A पॉइंट से, उसको D पॉइंट तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना मिला है उसको 1 आवर, x × 1, डिस्टेंस कितना कवर हो गया हमारे पास x, क्लियर। ऐसे ही जो B से स्टार्ट हुई है स्पीड कितनी है उसकी y, टाइम कितना मिला है उसको 1 आवर, स्पीड इनटू टाइम कितना हो गया 1, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया y। ये समझ में आया, ये 5x 5y कहाँ से है, ठीक है। अब देखो इन फर्स्ट केस
फर्स्ट केस दे मीट एट सी, कहाँ मीट कर रहे हैं ये दोनों? सी पॉइंट पे। कितने टाइम बाद? आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट हो रही है कार, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? x, टाइम कितना मिला है उसको? 5 आवर, दैट इज 5 इंटू एक्स, वो कितना हो गया? 5x। क्लियर? ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, जो बी से स्टार्ट हुई है उसका स्पीड कितनी थी उसकी? y, टाइम कितना मिला उसको भी 5 आवर से मिले, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5 इंटू y, दैट इज 5y। क्लियर? अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट a से लेके c तक कितना हो गया? 5x, और b से c तक कितना हो गया? 5y। तो अगर मैं इस 5x में से 5y को माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना रह जाएगा? 100। कह सकते हैं ये, दिस इम्प्लाइज 5x minus 5y is equals to 100. This will be your equation first. 5x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें से ये 5y हटा दें तो कितना रह गया? 100। आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब देखो उसके बाद है इन सेकेंड केस। सेकेंड केस में ये कहाँ मिल रहे हैं? दे मीट एट डी आफ्टर 1 आवर। उसके बाद ये कहाँ मिल रहे हैं? डी पॉइंट पे। कितने टाइम बाद? 1 आवर बाद। तो हम क्या कह सकते हैं? फिर से वही बात है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए। अगर कोई कार ए से स्टार्ट हुई है तो उसको डी पॉइंट तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? x, टाइम कितना मिला उसको डी पॉइंट तक आने में? 1 आवर, तो x इंटू 1, दैट इज x। क्लियर? x किलोमीटर। ऐसे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, अगर कोई बी से स्टार्ट हुई है तो उसको डी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? स्पीड कितनी है? y, टाइम कितना मिला है? 1, 5 इंटू 1, दैट विल बी y किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर? अब डायग्राम में देखो, x प्लस y, इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं तो कितना मिल रहा है हमें? 100 मिल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज x plus y is equals to 100. This will be your second equation. आ गई दोनों इक्वेशन। अब इसको आप खुद सॉल्व करिएगा एंड यू विल गेट योर x एंड y, जहाँ पे x क्या है? स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम a, और y क्या है? स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट b। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। इसकी बात हो रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। ठीक है, कितना रिड्यूस हो रहा है? 9 स्क्वायर यूनिट। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर हम लेंथ किस रिड्यूस कर रहे हैं? 5 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं कितना? 3 यूनिट। ठीक, आगे है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दे कितना? 2 यूनिट, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of rectangle. तो इतना क्लियर हुआ यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ की। तो सबसे पहला काम क्या सपोज कर लेते हैं? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना सपोज कर लिया हमने? x, और तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना सपोज कर लेते हैं? y। क्लियर? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी L इंटू बी, दैट इज x इंटू वाई, इज x। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो हमने सब सपोज कर लिया। ठीक, अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया कितना? 9 स्क्वायर यूनिट। अभी एरिया कितना था? एक्स वाई, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, मतलब एरिया में से 9 माइनस कर देंगे। ठीक, कब? इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। अगर लेंथ कितनी रिड्यूस हो गई? 5, तो न्यू लेंथ कितनी आ गई? x माइनस 5, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और न्यू ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारे पास? y प्लस 3। न्यू लेंथ कितनी हो गई? x माइनस 5, और न्यू ब्रेड्थ कितनी हो गई? y प्लस 3। तो एरिया कितना हो गया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर?
न्यू लेंथ हो गई x माइनस 5, न्यू ब्रेड्थ हो गई y प्लस 3, तो एरिया हो गया x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक, जो किसके इक्वल है, जो आपके पास प्रीवियस एरिया था उसमें से 9 माइनस कर दें, या तो क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक्स वाई माइनस 9, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है जितना आप लिखोगे उतना बेटर है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 5, न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल टू y प्लस 3, दिस एरिया विल बी दिस, क्लियर। ये कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये आ गया 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। ऐसे ही देखो, कह रहा है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में भी यहाँ पे लिखोगे न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ, जैसे आपको सेकंड में लिख के बता देते हैं, न्यू लेंथ कितना हो गया, इंक्रीज करा है कितना 3 यूनिट, तो पहले x थी, अब कितने हो गई x प्लस 3, ठीक, और ब्रेड्थ को इंक्रीज करा है कितना 2 यूनिट, तो पहले ब्रेड्थ कितनी थी y, अब न्यू ब्रेड्थ कितने हो गई हमारे पास y प्लस 2, यहाँ तक क्लियर, ठीक। देन द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट, तो जो आपके पास प्रीवियस एरिया था वो कितना इंक्रीज हो गया 67, तो आप सबसे पहले न्यू एरिया इसके अकॉर्डिंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हो गया x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग निकाला है। और गिवन कितना है कि जो न्यू एरिया है वो किसके इक्वल है, इंक्रीज हो गया कितना 67 यूनिट, प्रीवियस एरिया कितना था एक्स वाई, इंक्रीज हो गया 67, ये बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, here 2x plus 3y minus 61 is equals to 0, this will be your second equation, clear। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुके हैं, इनको आप सिंप्लीफाई करें एंड गेट योर x and y, that are length and breadth of your rectangle, clear। यहाँ तक